नमस्ते साथियों, चलिए प्रेयर करके आज की हम क्लास शुरू करेंगे। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। 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 स्ट्रेंथ इज लाइफ, weakness is death. Strength is life, 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 weakness is death. साथियों, यह स्वामी विवेकानंद जी का बहुत फेमस कोटेशन है। इसको देश योग में जो विवेकानंद देश योग गुरुकुल जो बच्चों का ब्रांच है उसकी प्रेयर रखा गया है। इस स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ को 10 बार कहते हैं, तो यही विवेकानंद देश योग गुरुकुल की प्रेयर है। तो चलिए हम लोग YCB कोर्स की चर्चा कर रहे हैं, तो हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, अभी तक जो हमने चर्चा किया, सबसे पहले हमने चर्चा किया योग क्या है। योग एक ऐसी विद्या का नाम है जो हमें ईश्वर से मिलाता है, जो हमें कभी न समाप्त होने वाली प्रसन्नता को देता है, हमें हार्मोनी और पीस, हमारे दिमाग और व्यक्तित्व, समाज, परिवार को शांत रखता है, हमारी चेतना को बढ़ाता है और हमें हर चीज के साथ एक कर देता है। ये हमने पिछले क्लास में, किसी भी योग में दो चीज होता है, एक बैकग्राउंड होता है, एक फ्रंट होता है, ये हमने चर्चा किया, एग्जाम्पल देख लिया, बेनिफिट देख लिया था कि योग करने से क्या बेनिफिट आता है। इसमें हमने जो बैकग्राउंड था, जैसे हमने बताया था कि किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए, कोई प्रोग्रामिंग के लिए एक लैंग्वेज होना जरूरी है, तो उसी तरह हर योग की ब्रांच में एक लैंग्वेज होता है। जैसे मैंने बताया कि आई से गॉड की यात्रा, मैं से हम की यात्रा, मानव से ईश्वर बनने की यात्रा के बहुत सारे रास्ते हैं और हर रास्ते की एक बेसिक फिलॉसफी है। जैसे सॉफ्टवेयर की एक कोडिंग होती है, फिर प्रोग्राम होता है, तो हर रास्ते का एक अलग अलग फिलॉसफी है जिसको स्पिरिचुअल साइंस कहते हैं। और जो फ्रंट इंड है, जो एक बैक इंड, एक फ्रंट इंड, ऐसे ये शब्द ज्यादा सही, इसको बैकग्राउंड की जगह लिख लेते बैक इंड, ये ज्यादा बैक इंड और फ्रंट इंड, ये ज्यादा सही वर्ड। तो बैक इंड में जो होता है स्पिरिचुअल साइंस काम करता है, और फ्रंट इंड में जो काम का होता है उसको प्रोग्राम कहते हैं, योग ट्रेडिशन या स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमने देखा था, एग्जाम्पल देख लिए थे, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं स्पिरिचुअल साइंस और स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी का। अब बेनिफिट, योग करने से क्या बेनिफिट आएगा। पहला बेनिफिट कि हम वही ईश्वर से एक हो जाएंगे, हम ईश्वर बन जाएंगे। इसको कैवल्य कहते हैं, कैवल्यम प्राप्त करना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि जैसे एक रास्ते पर चलते हैं तो बहुत सारा चीज आता है। ईश्वर एक स्वस्थ व्यक्ति हैं, मेंटली स्ट्रांग है, सोशली अच्छे लोग हैं, तो जब हम भी ईश्वर बनने के राह पे चलेंगे तो हमारा भी शरीर अच्छा हो जाएगा, मन अच्छा हो जाएगा, समाज में पोजीशन अच्छी हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा। ये सब सेकेंडरी बेनिफिट है। और योग जो प्रसिद्ध हुआ है, योग प्राइमरी बेनिफिट से ज्यादा सेकेंडरी बेनिफिट के लिए प्रसिद्ध हुआ है। यानी हर व्यक्ति समाज में हेल्दी रहना चाहता है, चाहता मैं बीमार न रहूं, मेरा मन प्रसन्न रहे। तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव की वजह से योग बहुत ज्यादा फेमस है। ये हम लाइन लिख भी लेते हैं कि योग का जो है, योग इज फेमस एमंग कॉमन पीपुल। जो साधारण लोग हैं, हम लोग जैसे हैं, कॉमन पीपुल बिकॉज ऑफ सेकेंडरी बेनिफिट, ये हम लिख लेते हैं। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, तो सेकेंडरी बेनिफिट की वजह से योग ज्यादा फेमस है। लोग बस इसको देखते हैं कि बीमारी से मुक्ति का रास्ता है, जबकि योग आपको ईश्वर बनाने का रास्ता है।
अब इसके आगे की चर्चा हम आज की क्लास में करेंगे। आज का साथियों जो विषय है इटिमोलॉजी ऑफ योग। अगर आप अपना सिलेबस देखें तो उसमें है योग का डिफिनीशन, फिर इटिमोलॉजी। डिफिनीशन हमने पिछली क्लास में किया, आज इटिमोलॉजी करेंगे। इटिमोलॉजी का क्या मतलब होता है? शब्द विज्ञान। योग शब्द का क्या मतलब है? जैसे मेरा नाम है सुभाष। सुभाष का मतलब है जो सुंदर बोले। किसी का मान लीजिए किसी का नाम है सुरेश। सुरेश का मतलब जो सभी देवताओं में भी अच्छा है। इंद्रदेव जिसको कह सकते हैं। किसी का नाम है दिनेश। दिनेश का मतलब सूर्य, वह सूर्य है। किसी का मतलब नाम का, तो सब नाम का अलग अलग मतलब होता है। आप लोगों में सबका नाम अलग अलग है। किसी का नाम अन्वी है, किसी का नाम आद्या है। आद्या का मतलब क्या होता है? पूजा करना। जो पूजा करने में जो ईश्वर के लिए, ईश्वर के नजदीक रहे, वह आद्या हो जाता है। ठीक है, इसी तरह सबके नाम का अलग अलग मतलब होता है। आप में से किसी का नाम आर्यन है, किसी का नाम स्तुति है कि नहीं? किसी का नाम सिया है, किसी का नाम साई है। तो ये जो भी नाम है, समृद्धि, जैसे किसी का समृद्धि नाम है। समृद्धि का मतलब प्रॉस्पेरिटी। हर नाम का एक मतलब होता है। यही आपका शब्द विज्ञान है। कहते हैं कि ये शब्द कहाँ से आया। समझा पा रहा हूं सभी को कि हर शब्द का कुछ विज्ञान होता है, उसके पीछे उस वो नाम क्यों रखा गया है, उस नाम का एक मतलब होता है। इसी तरह जो योग शब्द है, इसका भी एक मतलब है, वही हम पढ़ने चल रहे हैं। योग का जो मतलब होता है, इसको संस्कृत में एक शब्द है युज। युज से बन गया है योग। इसको सभी लोग ध्यान दें, योगा मत पढ़ा करें, योग पढ़ा करें। द टर्म योग हैज बीन और हैज ओरिजिन इन संस्कृत वर्ड। ऐसे योगा बोलना मतलब मुझे लगता है सही नहीं, बाकी लोग बोले मैं वो नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लगता है योग इसी सही शब्द है। अब आपको थोड़े टीचर कहते हैं 1+1 का योगा करो, 1+1 को योग करो, तो 1+1 = 2। तो इसी तरह जो योग शब्द है, यह संस्कृत के युज भाषा से निकला है। और युज शब्द का संस्कृत में क्या मतलब है? दो चीजों को जोड़ना, दो चीजों को एक कर देना। जैसे मान लीजिए एक ट्रेन जा रही है, आप ट्रेन पे जाके बैठ गए। अब जैसे ही आप ट्रेन पे बैठ गए तो ट्रेन भी चल रही है, आप भी चल रहे हैं, दोनों एक हो गए कि नहीं हो गए? इसी को योग कहते हैं कि मेरा और ट्रेन का जब योग हो जाए तो मैं ट्रेन का यात्री बन जाऊंगा, है कि नहीं? मेरा और बस का योग हो जाए। ठीक है। और युज शब्द कहाँ वर्णन किया गया है साथियों? यह हमारा एक ऋग्वेद किताब का नाम। हमारे जो हिंदू धर्म में 4 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, उन्हीं को वेद कहते हैं। तो अभी वेद के हम लोग आगे अध्ययन करेंगे डिटेल में। अभी बहुत डिटेल में इसका अध्ययन करेंगे, थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ जिससे आपको दिखे। तो हम लोग इटिमोलॉजी ऑफ योग स्टडी कर रहे हैं, शब्द विज्ञान। तो योग शब्द कहाँ से आया है? संस्कृत के युज से। युज का क्या मतलब है? यूनियन, दो चीजों का एक हो जाना। अगर योग की परिभाषा याद हो तो वहां बताया गया था कि आप ईश्वर बन जाएं, ईश्वर के साथ एक हो जाएं, यही योग है। तो युज शब्द का मतलब यही था, जोड़ना, दो चीजों को जोड़ना, वहीं से निकला है योग। और युज शब्द कहाँ वर्णन है? युज शब्द का वर्णन एक हमारा जो ग्रंथ है ऋग्वेद, ये हो गया। एक और हमारी पुस्तक है, संस्कृत में पुस्तक है जिसका नाम है धातुपद। ये पाणिनि द्वारा लिखा गया। पाणिनि जो है बहुत बड़े एक वैज्ञानिक हैं, भाषा वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने व्याकरण पे किताब लिखी। संस्कृत में व्याकरण कैसे बने, शब्दों के नियम इत्यादि पे किताब लिखी है पाणिनि। तो पाणिनि में 3 जगह युज शब्द का वर्णन आता है। कोई आपसे पूछे कि योग कहाँ से लिया गया? युज शब्द से। अब युज कहाँ वर्णन है? युज जो है ऋग्वेद में वर्णन है। लेकिन क्या पाणिनि से भी इसका कोई लिंक है? तो आप बता सकते हैं कि हाँ,
जो पाणिनि जी ने एक व्याकरण की किताब लिखी थी, उसमें युज शब्द 3 जगह आता है। देखिए यहाँ लिखा है, युज समाधौ, युजिर योगे, युग संयमने, ऐसा ऐसा चीज लिखा गया। सब का मतलब वही है कि दो चीजें जब एक हो जाएं, उसी को योग कहते हैं। तो पहले में है युज समाधव। युज समाधव का मतलब है पुरुष और प्रकृति, दो चीज होता है। ये मैं जो भी अगर क्लास में बच्चे हैं, बच्चों में इसको बाद में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। और अभी आप जान ले कि बस ये आप क्या करें, याद कर लें। जो बड़े लोग हैं मुझे लग रहा जानते हैं, पुरुष और प्रकृति एक चीज होता है। अब पुरुष और प्रकृति का जब वियोग हो जाए तो पुरुष अपने वास्तविक रूप में चला जाता है, वास्तविक रूप से इसका योग हो जाता है। इसी को पतंजलि व्याकरण पाणिनि जी ने व्याकरण बोला युज समाधव। योग करने से पुरुष अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। फिर है युजिर योगे, देखिए इसमें भी युज शब्द है, दूसरा वाला। ये पाणिनि जी की किताब में लिखा गया है। इसका यह मतलब होता है, ठीक है, कुंडलिनी क्या है, परमात्मा क्या है, ये सब हम बाद बताएंगे। ये समझिए कि एक कुंडलिनी होता है और एक होता है परमात्मा, ये दोनों एक हो जाएं, इसी को युजिर योग। और तीसरा है युज संयमने। संयमने का मतलब है कि हम सभी लोग आत्मा से जुड़ जाएं, आत्मा ही सब कुछ है। इस तरह देखिए जो है युज शब्द पाणिनि व्याकरण में भी 3 बार आया है। इसी युज से ही हमें योग शब्द मिला है। ठीक है बच्चों, अगर कोई आपसे पूछे योग शब्द कहाँ से आया है, योग शब्द आया है संस्कृत के युज शब्द से। आप लोगों का जो भी नाम हो, सबका नाम अलग अलग है, सबका मतलब नाम का अलग अलग। वैसे योग का क्या मतलब है, यही हम अध्ययन करने चल रहे हैं या अध्ययन शुरू कर दिए हैं। अच्छा, अब अगला टॉपिक है योग को लेके बच्चों जो है, बड़े लोग भी जो है, सभी को मेरा नमस्ते। अब फिर हम लोग अगला टॉपिक है मिसकंसेप्शन अबाउट योग। योग को लेके समाज में बहुत तरह के भ्रम फैले हुए। जो भी आप लोग इस क्लास में हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि समाज में इस तरह के भ्रम को दूर करें। कैसे करेंगे भ्रम? भ्रम दूर करने से क्या होगा, जैसे मैं कहूँ कि आपको 10-10 लाख लोगों को सिखाना है योग, तो जब तक आप देखेंगे नहीं योग क्या है, कैसे वहां बताएंगे? योग को जो क्या है, समाज में, जिस समाज में हम लोग बिलोंग करते हैं, ज्यादातर योग को समझते हैं बस ये शारीरिक एक्सरसाइज है, शरीर को ऐसे टेढ़ा कर लो, वैसे टेढ़ा कर लो, काम हो जाएगा। यानी बहुत लोग योग को सिर्फ हठ योग जो शरीर वाला विज्ञान है, इसको हठ योग करते हैं। बहुत लोग सिर्फ हठ योग करने को ही योग समझते हैं। दूसरा तो ये पहला जो है कंसेप्शन, मिसकंसेप्शन का क्या मतलब है, मैं फिर कहा, जो योग को लेके गलत भावनाएं समाज में चल रही हैं। तो अब जब आप लोग टीचर बनोगे तो आपकी जिम्मेदारी है कि इन सब भावनाओं को नलीफाई करना, कम करना। अगर मान ले कोई कह रहा नहीं, क्या कहते हैं, सिर्फ फिजिकल कराया जाता है देश योग में, तो तुरंत बाकी कह सकते हैं नहीं स्पिरिचुअल भी होता है कि नहीं? तो उसी तरह यहाँ पर है, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि समाज में फैले हुए इस भ्रांति को ठीक करें कि योग हठ योग नहीं है। वास्तव में हठ योग तो एक तैयारी है। जैसे आप रोज सुबह उठ के नहाते धोते हैं, क्यों नहाते धोते हैं? नहा धोकर स्कूल जाएंगे। अब नहाने धोने से तो स्कूल आ नहीं जाएगा आपके पास, है कि नहीं? इसी तरह हठ योग करने से हम आगे के योग अभ्यास के लिए तैयार हो जाते हैं। हठ योग करने से योग अभ्यास या भगवान हमारे पास चल के चले आए, ऐसा नहीं होगा। तो क्लियर है सभी लोगों को? मेरा निवेदन है सभी लोग फीडबैक दें। बच्चों बताओ आप भी क्लियर हो? योग को फिजिकल न समझें, फिजिकल सिर्फ प्रिपरेटरी एक्सरसाइज जो आगे की यात्रा में ले जाता है। अच्छा, फिर दूसरा जो है मिसकंसेप्शन, कुछ लोग सोचते हैं योग एक ऐसा विज्ञान है जिसको कर लिया। अच्छा सॉरी, पहला वाला पॉइंट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। योग का मतलब साथियों शारीरिक विज्ञान ही नहीं है, शारीरिक क्रियाकलाप ही नहीं है। कुछ लोग जाते हैं पार्क में, दौड़ते हैं, शरीर को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करते हैं और कहते हैं मैं योगा कर रहा हूँ।
पहली बात तो बोलना सही नहीं, योग कर रहा हूँ, और दूसरी बात ये कि बहुत थोड़ा सा शरीर के स्तर पे जो एक्टिविटी होती है उसको हठ योग कहते हैं, वो बहुत थोड़ा आपसे एक्सप्लेन किया जा कर दिया गया है, जो आपको बताया जा रहा है। दूसरा जो योग का बेनिफिट है, मतलब भ्रांति है, जनरली योग को सोचते हैं ये स्वस्थ रहने का विज्ञान है, अगर ये जान लेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। बस शारीरिक स्वस्थ, मतलब हर व्यक्ति शारीरिक स्वस्थ चाहता है कि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें बस। अब जो है ये तो योग का, जैसा आप जानते हैं, ये योग का सेकेंडरी बेनिफिट है। प्राइमरी बेनिफिट तो यही है कि जो योगी है धीरे धीरे गॉड के साथ एक हो जाएगा, या वह स्वयं गॉड बन जाएगा, ऐसा इस तरह आता है। तो साइंस आर आर्ट ऑफ वेलबींग एंड हेल्दी लिविंग, ये क्लियर है बच्चों? बड़े लोग भी बोले क्लियर है? तो पहला मिसकंसेप्शन कि योग को शारीरिक विज्ञान समझते हैं, और दूसरा मिसकंसेप्शन सोचते हैं योग सिर्फ स्वस्थ रहने का विज्ञान है, पूरी पर्सनालिटी डेवलप करने का विज्ञान होता है। अच्छा, एक भ्रम है, लोग कहते हैं कि जो योग है किसी एक पार्टिकुलर धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जबकि सत्य बात यह है कि योग तो यूनिवर्सल नेचर है, योग किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। तो मैं ये बता पा रहा हूँ साथियों, योग जो है यूनिवर्सल नेचर का है, किसी धर्म से जुड़ा नहीं। तो तीन हमने बता दिए इसके, क्या कहते हैं, मैंडेट नहीं, इसका शब्द है, तीन मिसकंसेप्शन बता दिए। हाँ सर, चौथा मिसकंसेप्शन है कि लोग ये कहते हैं कि योग की पैदाइश सिर्फ इंडिया में हुई है, योग इंडिया से शुरू हुआ है, जबकि धीरे धीरे योग के रास्ते पर आगे जाएंगे तो योग इंडिया से शुरू नहीं हुआ है। योग कहेंगे योग पूरे दुनिया में जहां जहां मानव जीवन है वहां पर योग है, ऐसा समझिए। तो ऐसा तो नहीं कि मानव जीवन इंडिया से शुरू हुआ, मानव जीवन अगर मान लीजिए मुंबई शुरू हुआ तो मुंबई में भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन क्लियर है, मतलब फिर से मैं बोल रहा हूँ, योग जो है जनरली ये लोग इंडियन ओरिजिन का मानते हैं, इंडिया ने सिखाया, जबकि इस क्या बोलेंगे, जो बाकी योग देखिए, योग सिर्फ इंडिया नहीं सिखाया, बाकी लोगों ने भी सिखाया। क्या होता है कि जैसे जहां जहां मानव सभ्यता शुरू हुई, योग साथियों आप लोग जाने, योग का मतलब ईश्वर से एक हो जाना, जो दिख नहीं रहा उसको देखने की कोशिश करना। तो जब शुरू मानव जीवन शुरू हुआ, बारिश होने लगी, जानवर आने लगे, तो लोग घर बनाना शुरू कर दिए। तो घर बनाना शुरू कर दिए ऐसे ही, या बारिश हुआ तो वो ऊपर देख रहे हैं कि उन्हें लग रहा है ऊपर कोई भगवान बैठा है। तो जैसे ये चीज हुआ, ये उनका विश्वास ही सही किया जाएगा। योग जो है भारतीय ओरिजिन का नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया में जब से मानव सभ्यता आई है तब से चल रहा है, और एक न किसी रूप में यह पूरी दुनिया में हर व्यक्ति के जीवन में मौजूद है। अच्छा, और जब यह अभ्यास करते रहेंगे, योग अभ्यास करते रहेंगे, धीरे धीरे पीक आता है। पीक मतलब कि अभ्यास करते करते मेच्योरिटी आती है। तो योग जो है इंडिया में पैदा हुआ नहीं हुआ है, ये नहीं कर सकते, लेकिन ये इतना सत्य है कि योग जो है अपने विकास की सबसे ऊंची अवस्था को इंडिया में ही प्राप्त किया है। चाहे भगवत गीता लीजिए, चाहे कुरान लीजिए, चाहे बाइबल लीजिए, ये सब आधुनिक ग्रंथों की परिभाषाएं हैं। क्लियर है? तो चौथा मिसकंसेप्शन क्लियर है। पहला मिसकंसेप्शन क्या था कि योग जो है, एक मिनट, पहला मिसकंसेप्शन है कि योग जो है सिर्फ फिजिकल है, सिर्फ शरीर से किया था, ऐसा नहीं, योग मेंटल है। दूसरा वेल बीइंग के लिए होता है, वो भी बहुत ही नैरो चीज है, योग किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। और चौथा चीज जो है, ये इंडियन ओरिजिन के जो योग क्या इंडिया में पैदा हुआ है? नहीं, जहां जहां मानव सभ्यता पैदा हुई वहां वहां योग पैदा हुआ। फिर अगला है जो है कि योग जो है क्या, जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, जो बूढ़े लोग हैं या छोटे बच्चों को नहीं करना चाहिए? तो करना चाहिए, ये कैंपेन सही नहीं है।
तो योग मैंने बता दिया, योग प्रैक्टिस कैसे करना है, मतलब सभी लोग कर सकते हैं। ये इवन योग का एक बहुत मशहूर ग्रंथ है जो यह कहता है कि योग का अभ्यास सभी, गर्भवती स्त्री, बूढ़े लोग, बीमार लोग, बच्चे, सभी को करना चाहिए। तो यह 5 तरह की कंट्रोवर्सी है, 5 तरह का मिसकंसेप्शन है, लोगों के बीच गलत धारणा है, जिसकी वजह से आ, हाँ, जिसकी वजह से लोगों में कंफ्यूजन फैला हुआ है। हमारी आप सब की जिम्मेदारी यही है, जब वाईसीबी का सर्टिफिकेट पा जाएं, बाहर योग करने जाएं, उनको बताएं कि योग सिर्फ ये नहीं है जो आप कर रहे हैं। योग जो है देश योग का एक एक वॉलंटियर, आप देखिए परफेक्ट योग कितना ये लोग काम करते हैं, समझ नहीं पाएंगे। तो ये वास्तव में योग है, उन्होंने अपने आप को देश योग के ऑफिस से जोड़ लिया है। मैं समझा पाऊँ, देखिए देश योग का एग्जाम्पल लेके आपको मैं योग के बारे में बता, योग कैसे कैसे डेवलप हुआ है। अच्छा, अब अगला अगला जो है फंडामेंटल ऑफ योग साधना। इसका क्या मतलब है? बड़े लोगों जो क्लास में है, बच्चों सभी से पूछ रहा हूँ, फंडामेंटल ऑफ योग साधना का क्या मतलब? जैसे मैं कहूँ बच्चों, और जो अन्य लोग हैं साथियों, आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे स्क्रीन पे देख रहे हैं। मैं एक, देखिए मेरे ऊपर बाल है, ये माथा है, आंख है, नाक है, जी दांत है, अंदर जीभ, और ये सब चीज है कि नहीं? मेरा हाथ देखिए है, नीचे पैर है, पेट है, सब कुछ है। इसको बच्चों कहते हैं बॉडी। लेकिन कोई पूछे कि सुभाष जी कहाँ हैं, तो क्या सुभाष जी सिर्फ ये बॉडी है जो दिख रहा है? सुभाष जी सिर्फ ये बॉडी नहीं है, सुभाष जी के अंदर कितनी एनर्जी भरी हुई है, वो भी सुभाष है। सुभाष का माइंड कहाँ पर है, और वो भी सुभाष है। और कैसे क्या कहते हैं काम होता है डिपार्टमेंट्स में, एक सीजन से दूसरे सीजन जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उसको कहते हैं मैं क्या डिस्कस कर रहा था, मैं टॉपिक भूल गया ठीक है, तो टॉपिक भूल गया, चलिए। तो फंडामेंटल है योग साधना में से, हाँ याद आ गया। तो जैसे मैं ये कर रहा हूँ, ये मेरा बॉडी है, लेकिन जो मेरा अंदर एनर्जी है वो भी तो सुभाष है। मेरा यहाँ माइंड है, माइंड भी सुभाष है। अब माइंड के जो इमोशंस हैं, यही माइंड कभी रोने लगता है, ऐसे रोता है, और यही माइंड कभी गाना गाता है। कौन सा गाना? तुझे देख जी ऊपर वाले पर यकीन ही क्यों कर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। देखिए ये गाना गा दिया, आप लोगों ने गाना याद किया, मैंने बोला था याद कर लीजिए, बड़ा अच्छा गाना है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो मेरा शरीर है, यह 4 चीजों से, जैसे मुझे सुभाष, कोई आप समझे सुभाष कहाँ है, तो सुभाष 4 चीजों से मिलकर बने। पहला चीज, जो उनका शरीर जो दिख रहा है। दूसरा चीज, इनके अंदर जो ऊर्जा है, जो प्राण जिसको कहते हैं, प्राण है मेरे अंदर। अभी मैं देखिए हाथ को ऐसे ऐसे हिला पा रहा हूँ, लेकिन एक मरा हुआ व्यक्ति तो ऐसे ऐसे नहीं हिला सकता है। मैं तो हिला पा रहा हूँ, मैं देखिए नाक को ही मोड़ लेता हूँ, है कि नहीं? अब इसको जो मरा हुआ व्यक्ति वो थोड़े मोड़ सकता है अपने से। तो जैसे मैं ये कह रहा हूं कि आ, हाँ याद आ गया भूल जाता हूँ। तो माइंड, शरीर एनर्जी, मतलब बॉडी एनर्जी, और माइंड। माइंड क्या होता है? जो यहाँ एक चीज है, सॉफ्टवेयर पार्ट, है कि नहीं? अब माइंड के बाद आता है इमोशन। कुछ लोग गुस्सा करते हैं, कुछ लोग चिल्लाते हैं, कुछ लोग फिल्मी गाना देख के रोने लगते हैं, कुछ लोग डिस्कवरी देखना चाहते हैं, कुछ लोग ये चैनल वगैरह देखते ही नहीं है। सबके अपने अपने पसंद। ये इमोशन जिसको कहते हैं, इमोशनल प्रेफरेंस। तो जैसे बच्चों, कंप्यूटर है, कंप्यूटर 2 चीज से मिलकर बना होता है, एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर। ऐसे ही मानव शरीर 2 चीजों से मिलकर बना है, एक है सॉफ्टवेयर, दूसरा है हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर कैसे, हार्डवेयर क्या है? शरीर और एनर्जी। शरीर जो है और एनर्जी, ये दोनों मिला के हमारे वो कहेंगे हार्डवेयर। और जो माइंड है और इमोशन है, अब माइंड इमोशन तो आप छू नहीं सकते, है कि नहीं?
कि आप कोई मेरा माइंड छू सकता है? अगर आप मेरा ये कार्ड भी दें, मान लीजिए क्या कहते हैं, मेरा ये सिर कार्ड के अंदर देखें तो यहाँ माइंड थोड़ा मिलेगा, अंदर ब्रेन होगा, माइंड नहीं मिलेगा अंदर। तो ये चीज हो गया। हाँ, तो यानी मानव शरीर दो चीजों से मिलकर बना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब मैं इसमें देखिए साफ समझ, मानव शरीर क्या, मानव व्यक्तित्व। तो ये हमें अब जो चीज कर रहे हैं ये जानना जरूरी, आज का यही आखिरी टॉपिक रहेगा। देखिए बच्चों, फंडामेंटल ऑफ योग साधना, वी आर मेड ऑफ टू थिंग्स। वी आर मेड ऑफ, यहाँ पे भी वो लिख देते हैं हार्डवेयर, ये तो हार्डवेयर है हमारा, बॉडी एनर्जी हार्डवेयर है। ये हार्डवेयर पार्ट है कि नहीं? और माइंड और इमोशन ये हमारा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर। क्लियर है बच्चों? अब समझ में आ गया अब अच्छे से? देखिए सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या है, बॉडी एनर्जी, और सॉफ्टवेयर क्या है, माइंड इमोशन। अब जैसे हम सभी लोग हैं, जैसे कुछ लोग ऐसे होंगे आपके ग्रुप में, उनको बहुत स्ट्रांग बॉडी चाहिए, सुंदर बॉडी चाहिए, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ लगाते हैं। आपके पापा मम्मी या मामा मामी, चाचा चाची, कोई ऐसे होंगे जो बॉडी को बहुत प्रेफरेंस देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एनर्जी को प्रेफरेंस देते हैं, शरीर चाहे जैसा हो उससे मतलब नहीं, लेकिन काम खूब करते हैं ये लोग, ये इनके लिए एनर्जी महत्वपूर्ण है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका माइंड बहुत शार्प होना चाहिए, उनको बॉडी और एनर्जी का ध्यान नहीं रहता, उनका दिमाग बहुत तेज होता है और माइंड प्योर होता है। और इमोशन, ऐसे लोग कुछ लोग इमोशनल बहुत होते हैं, बैठे बैठे रोने लगेंगे, एक मूवी देखा उसमें रोने लगा, कोई क्या कहते हैं, किसी ने आपको बोल दिया मैं आपका बैग उठा के चला जाऊंगा, इसी में रोने लगते हैं, ये इमोशनल, इमोशन। तो चार चीज हुआ, बॉडी, एनर्जी, माइंड और इमोशन, इससे हमारा शरीर बना हुआ है, व्यक्तित्व, पूरा शरीर नहीं व्यक्तित्व। तो कुछ कुछ लोग बॉडी पे ध्यान देते हैं, कुछ लोग एनर्जी पे, कुछ लोग माइंड पे, कुछ लोग इमोशन पे ध्यान देते हैं, तो बहुत इमोशनल होते हैं। हमेशा ऐसी जगह जाएंगे जहां कोई प्रार्थना इत्यादि चल रहा हो, वहां पे रोने लगते हैं। तो जो व्यक्ति बॉडी पर खूब स्ट्रांग करना चाहता है, खूब बॉडी से काम करता है, उसको जो है देखिए उसका नाम है कर्मयोगी। बॉडी, एनर्जी, माइंड, इमोशन, ये चार चीज हुआ। इन्हीं चारों में से अलग अलग तरह से कोई क्रियाशील है, कोई एनर्जी, कोई किसी का दिमाग बहुत तेज है, कोई इमोशनल बहुत है। इसी वजह से योग के चार महत्वपूर्ण रास्ते बताए गए हैं। ये चारों रास्ते स्वामी विवेकानंद जी के बताए गए हैं। क्लियर है? जो लोग बॉडीली बहुत आराम चाहते हैं, मतलब शरीर अच्छा रहे, समाज में मान प्रतिष्ठा रहे, लोग मुझे नमस्ते करते रहिए, उसके लिए कर्म योग का रास्ता है। आपको याद है पिछली क्लास में मैंने बताया था कि मैं से ईश्वर की यात्रा छोटे से एक डिब्बे में रहेगी रोज। तो ये कर्म योग का ज्ञान है जो बॉडी पर काम करता है। ज्ञान योग क्या है, ये माइंड पर काम करता है। भक्ति योग क्या है, ये इमोशन पर काम करता है। और क्रिया योग क्या है, यह एनर्जी पर काम करता है। यह चार महत्वपूर्ण रास्ते, अच्छा सॉरी, मैं एक चीज भूल गया, मैंने अभी बोल दिया कि ये स्वामी विवेकानंद जी के बताए हुए रास्ते हैं। ऐसा नहीं, स्वामी विवेकानंद जी ने भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग और राज योग, उन्होंने राज योग बताया है। जहाँ क्रिया योग लिखा है, स्वामी जी ने यहाँ राज योग बोला है। तो यह स्वामी जी का नहीं, मैंने क्षमा चाहता हूँ, मैंने गलत बोल दिया कि देयर आर 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ बेसिक योगा टेक्निक्स। ये हो गया कर्म योग, भक्ति योग, तो जो बॉडी पे काम करता है वो कर्म योग, जो माइंड पे ध्यान रखना चाहता है वो ज्ञान योग, कुछ लोग इमोशनल होते हैं भक्ति योग, कुछ लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं उनके लिए क्रिया योग। अच्छा, अब जैसे कि कोई इंडिविजुअल है, मान लीजिए मैं हूँ, अब आप मुझे देख के क्या गेस करेंगे, मैं भक्ति योग वाला व्यक्ति हूँ, मैं बहुत इमोशनल व्यक्ति हूँ, या मैं
न इमोशन है न बहुत ज्यादा भक्ति है, बस नहाने का टाइम है नहा लिया, खाने का टाइम है खा लिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं। तो हम, मुझे देख के आप कैसे जज करेंगे मेरे अंदर क्या है? आपको तो नहीं दिखेगा, आपको मेरा शरीर दिखेगा, या मुझे भी नहीं दिख रहा है कि ब्लड कहाँ से लाऊं शरीर में, कहाँ से पेट ठीक करूं। तो ये सब जो चीजें हैं, आ, क्या मैं बोल रहा था, हाँ, तो जैसे मैं कह एवरी इंडिविजुअल जो है इन सारी चीजों से मिलकर बना है, बॉडी माइंड और बॉडी हो गया, माइंड और इसको क्या बोलते हैं, मैं शब्द भूल जाता हूँ, बॉडी माइंड एनर्जी और इमोशन। ठीक है, तो अब कौन कितना इमोशनल है, कौन कितना बॉडी, ऐसा नहीं कि सब कोई एक कोई ऐसा जो सिर्फ बॉडी पसंद करता है, माइंड नहीं पसंद करता, कोई इमोशनल होता है, कोई एनर्जी भी होता है। सब के अंदर चारों चीज होता है, लेकिन किसी का बहुत ज्यादा, जो लोग बॉडी पे बहुत ध्यान देते हैं तो वो क्या बॉडी बिल्डर बन जाते हैं, हीरो हीरोइन बन जाते हैं, है कि नहीं? कुछ लोग माइंड पे बहुत ध्यान देते हैं, वो चले जाते हैं स्वर्ग, पहाड़ों पे साधु बन जाते हैं। कुछ लोग बहुत इमोशनल होते हैं, जो इमोशनल लोग होते हैं वो घर में मम्मी पापा रहते हैं जो रोने लगते हैं छोटा सा दुख देख के। एनर्जेटिक, कुछ लोग बहुत एनर्जेटिक लोग होते हैं, ये ऑफिसेज में काम करने वाले लोग हैं। तो बॉडी माइंड इमोशन और एनर्जी, यह चार चीज हुआ, और हम सभी इसके मिक्सचर हैं। अगर सिर्फ बॉडी होती तो मैं कर्म योग कर लिया होता बस, लेकिन मैं सिर्फ बॉडी थोड़े हूँ, मैं इमोशनल भी हूँ, मैं माइंड भी मेरे पास है, एनर्जी भी है। तो वही वही चीज यहाँ का, एवरी इंडिविजुअल इज पर्सनली ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट प्रपोर्शन ऑफ बॉडी। और हमें इसी मिक्सचर में, भाई हमारे अंदर चारों गुण है, अब इन्हीं चारों को यूज करके हमें ईश्वर के साथ एक हो जाना है। तो कौन गाइड करेगा? जो गुरु होता है, ये वाला, ओनली एन इनलाइटेंड गुरु। जब आप एक जागृत गुरु के सामने जाएंगे, वो तुरंत ही क्या करते हैं, आपको देखते ही समझ जाते हैं कि इनके अंदर 40% भक्ति है, 30 साल योग कराएंगे, इस तरह है। तो इन, हाँ, तो ओनली एन इनलाइटेंड गुरु, जब आप गुरु के पास पहुंचते हैं तो गुरु आपको देखते ही समझ जाते हैं आपका कॉम्बिनेशन क्या है, कितना बॉडी, कितना माइंड, कितना बॉडी माइंड एक हो गया, ये एनर्जी, एनर्जी वाला, और चौथा चीज है बॉडी, बॉडी एनर्जी माइंड और इमोशन। तो ये चारों चीज के हम मिक्सचर हैं। जब आप गुरु के पास जाते हैं, गुरु देख लेते हैं कि वो ये चारों चीजों का मिक्सचर है, आपको ये करना चाहिए। तो यह ये हो गया साथियों, यहीं से आज की हम क्लास एंड करेंगे। देख क्लियर है क्या क्या आज हमने डिस्कस किया, हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने डिस्कस किया इटिमोलॉजी ऑफ योग, योग कहाँ से आया है, युज शब्द से आया है, संस्कृत के युग से योग हो गया। फिर दूसरा जो है मिसकंसेप्शन योग के लिए क्या है, 6 मिसकंसेप्शन है वो बता दिया। और फिर सातवां जो हमने बताया कि फंडामेंटल ऑफ योग साधना कैसे करें, किसको इमोशनल करना चाहिए, किसको कर्म योग करना चाहिए, किसको एनर्जी है, वो हम अलग से क्लास में चर्चा करेंगे। तो मुझे लग रहा है मैं यहाँ से क्लास एंड करता हूँ, और कुछ पूछना तो हम क्वेश्चन आंसर सेशन में समझ लेंगे। ओके, चले फिर हम यहाँ से प्रेयर करके एंड करते हैं। फिर अगले इसके आगे की चर्चा, आगे अब हिस्ट्री ऑफ योग, योग का हिस्ट्री क्या है, योग के बारे में क्या कहानियां हैं, वो हम समझेंगे। चलिए हम लोग प्रेयर करके क्लास को एंड करेंगे। प्रेयर जैसा जानते हैं कि गुरुकुल की प्रेयर लास्ट में राष्ट्रगान है, हम सब लोग अपनी जगह खड़े होकर स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग,
तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ठीक है साथियों, हम क्लास को एंड करते हैं। आज हमने कौन कौन सा टॉपिक कवर किया? इटिमोलॉजी ऑफ योग, और ये इटिमोलॉजी ऑफ योग, उसके बाद वाला टॉपिक फंडामेंटल ऑफ योग साधना हमने देखा, और तीसरा एक टॉपिक है, मैं भूल जाता हूँ, फंडामेंटल मिसकंसेप्शन ऑफ योग। तो इटिमोलॉजी, मिसकंसेप्शन ऑफ योग और फंडामेंटल ऑफ योग साधना, और जो पिछली क्लास हमने डिस्कस किया था योग की डिफिनीशन, योग के बेनिफिट्स। तो इस तरह हमारा पहला टॉपिक जो आपके सिलेबस का है L1 का लगभग कंप्लीट हो गया। अब कल हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ योग और आगे की चर्चा करेंगे। नमस्ते साथियों, जय देश योग। मैं क्लास को